निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में हमने नवीन प्रयास .com जो एक वेबसाइट है उसके बारे में आपको परिचित किया था और उसके उद्देश्यों के बारे में मेरी जो पहली दो किताबें थी, कॉस्मिक कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डायनेमिक कोऑपरेशन, इसके बारे में मैंने आपको कुछ विस्तार से उसकी प्रस्तावना आपके सामने रखी थी। इसी के फॉलो अप में निरपेक्ष प्रयास अर्थात किसी विचारधारा से प्रभावित न होकर किसी भी एक घटना का ऐसा विश्लेषण करना जो समस्या के मूलभूत कारण जो है उनके ऊपर प्रकाश डाला जाए और वर्तमान स्थिति और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को किस तरह से रोका जा सकता है या उनका इंटरप्रिटेशन आगे आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो किस तरह से करेगी, उसका मार्गदर्शन करेगी या उन्हें दिग्भ्रमित करेगी। इस प्रयास के साथ में हमने निरपेक्ष प्रयास का एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था, मगर जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक प्रदीप वाजपेयी का व्यक्तिगत प्रयास नहीं हो सकता, इसे एक सामूहिक मंच देना जरूरी है। और यही अब आगे आने वाले हमारे जितने भी सत्र हैं, जितनी भी हमारी जो YouTube पर हमारी जो भी रिकॉर्डिंग जाएंगी, वो सामूहिक प्रयास जो इस दिशा में प्रारंभ किया गया है उसके जो भागीदार हैं, उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो अपने विचारों को आपस में विचार विमर्श करके, यानी जिसे मैं डिबेट तो नहीं कहूँगा, वाद विवाद तो नहीं कहूँगा, मगर वो अपना अपना मत, उनके मतों के पीछे आधार क्या है और अगर उसमें दूसरा पक्ष कुछ विरोधाभास पाता है तो उसे उजागर करना और आपस में चर्चा करके कि वो इस चीज को तय कर सकते हैं कि हाँ ये शॉर्ट कमिंग थी, एक कमी थी हमारे मत में, तो उसे सुधारा जा सकता है। अब ये जो समूह हैं, अलग अलग विचारों के जो समूह है, क्योंकि हमारा समाज केवल डॉक्टर से नहीं बना, केवल इंजीनियर से नहीं बना, केवल ब्यूरोक्रेट से नहीं बना है, केवल वकीलों से नहीं बना है, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं बना, ये सब अलग अलग पेशे हैं, अलग अलग जीवन, उनकी शिक्षा के कारण उनके स्पेशलाइजेशन के अलग अलग उनके समाज में भागीदारी के आयाम हैं, मगर अलग अलग पेशे में होते हुए भी वो है तो एक ही समाज के अंग। क्या इंजीनियर की समस्या से हम अनभिज्ञ रह सकते हैं? क्या डॉक्टर्स की समस्या से हम अनभिज्ञ रह सकते हैं? पत्रकारों की अपनी समस्या है, राजनेताओं की अपनी समस्या है, जो धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या पंजाबी धर्म के हों, क्रिश्चियन धर्म के हों, मुस्लिम धर्म के हों, इन सबकी अपनी अपनी कुछ विचारधाराएं हो सकती हैं, मगर अंतिम सत्य हर किसी को स्वीकार करना पड़ेगा कि विश्व में हो सकता है उनका एक पृथक अस्तित्व हो, मगर जहां तक अपने देश का सवाल है, भारत का सवाल है, हम एक, जिसे कहते हैं कि अनेकता में एकता में विश्वास करते हैं, हम एक परिवार, एक वसुधैव कुटुंबकम का हम न केवल प्रचार कर रहे हैं, मगर ये हमारी जो है एक बहुत प्राचीन मान्यता है कि परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग तरह से अपना योगदान देते हैं। एक ही माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमताएं, उनकी शारीरिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं, मगर वो परिवार का हिस्सा बने रहते हैं और सब लोग मिलके अपने परिवार का नाम ऊंचा करने के लिए, अपने पुरखों का नाम ऊंचा करने के लिए हमेशा जो है ना अपना इस ओर प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए मैं अलग अलग समूह को एक मंच पर लाकर, यानी कि इस निरपेक्ष प्रयास के जो अलग अलग मंच होंगे उसमें
इंजीनियर्स का मंच आके आपके सामने अपना डिस्कशन करेगा, डॉक्टर्स अपना डिस्कशन करेंगे, पत्रकार अपना डिस्कशन करेंगे, जो जुडिशरी से वकील, एडवोकेट, ये लोग जो है ये अपना दृष्टिकोण आपके सामने रखेंगे। इनके साथ साथ इनके आपस के जो मतभेद हो सकते हैं, जैसे अगर हम कहें कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर में मेडिसिन, सर्जरी और कई तरह की विशेषज्ञताएं सबके डॉक्टरों की अलग अलग होती है, मगर अंतिम लक्ष्य तो ये है कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उसका क्या जिसे कहते हैं कि अननेसेसरी उसके इन्वेस्टिगेशन से उसको कैसे निजात मिले, उसका कम से कम जो है ना मानसिक उसका शोषण कम से कम हो। क्योंकि आज की तारीख में अगर एक रोगी व्यक्ति किसी अस्पताल में जाता है तो हर डॉक्टर अपने हिसाब से अलग अलग उसके इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह दे देता है, ये देखे बगैर कि पहले क्या इसका अभी यानी कि कोई इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुका है, अगर हो चुका है तो उसे दोबारा उसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने की क्या कोई आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की ब्लड का लिपिड प्रोफाइल को एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले अपना चेक कराया था, उसके रिजल्ट, उसकी लैब के रिजल्ट उसके पास में है। अब दोबारा जो है ना डॉक्टर कहेंगे कि नहीं आप फिर से करेंगे। क्या ये आवश्यक है? क्या ये अनिवार्य है? किसी ट्रीटमेंट को करने के लिए क्या पुरानी लैब की रिपोर्ट उस पर उसके ऊपर निर्भर नहीं किया जा सकता है? मगर समस्या ये है कि हर डॉक्टर के अपने अपने लैब के साथ में उनके संबंध बने रहते हैं। गिव एंड टेक की जो है ना एक परंपरा हमारे यहाँ इस मेडिकल समूह में जो है ना बनी हुई है कि आपको मैं इतने क्लाइंट दूंगा, उसका इतना कमीशन, वो फीस तो उनको मिलेगी, मगर साथ साथ में जो है ना जो लैब्स हैं, जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं और तरह तरह की जो उनकी एंसिलरी इंडस्ट्री एक प्रकार से जो होती है, यहाँ तक कि जो है ना हर डॉक्टर अपने हिसाब से अलग अलग सेम कंपोजिशन की मेडिसिन जो है जिसकी कीमत सबसे ज्यादा है उसको प्रिस्क्राइब करेगा, जबकि जेनेरिक दवा जो सस्ती है, बाजार में आसानी से उपलब्ध है, उसे कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता। क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो डॉक्टरों को अतिरिक्त कमीशन देती हैं अगर वो उनकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में हर प्रोफेशन के साथ में कुछ ना कुछ कमियां जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ उनकी डेफिशिएंसी जुड़ी हुई है, और जिसके कारण जो है एक आम आदमी, एक पेशेंट को बहुत तरह के शोषण का शिकार बनना पड़ता है। इसी तरह से आप इंजीनियरों कह लीजिए, इंजीनियरों की मुसीबत ये है कि उन्हें अपने उच्चाधिकारियों को या राजनेताओं को कमीशन देना पड़ता है। अगर ठेकेदार को कोई ठेका मिला है तो उसका एक निश्चित कमीशन अधिकारियों को या नेताओं तक पहुंचना आजकल लगभग अनिवार्य हो जाता है। अब कुछ ट्रेंड बदला है, मगर फिर भी ये इस तरह के करप्शन जो है ना ये बहुत प्रचलित है। अब इसमें हम अगर पुल टूट गया तो फौरन जो है इंजीनियर के ऊपर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या हो सकता है उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो ये थोड़ी बताएगा कि साहब इसमें अगर हमने सीमेंट कम डाला है या गलत हमने मिक्स का रॉ मटेरियल का जो है ना हमने यूज किया है, उसके पीछे कारण क्या था। वो ये नहीं बोलेगा कि साहब मेरे को इतना कमीशन ऊपर वालों को देना पड़ा इसलिए मैंने सस्ती सीमेंट खरीदी, या जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी वो सीमेंट जो है ना मेरे को यूज करना पड़ा। वो व्यक्तिगत रूप से अपने इन समस्याओं को बताते हैं, मगर इस मंच के जरिए इंजीनियरों की इस तरह की समस्याओं को आम जनता के सामने उनको जागरूक करना, क्योंकि इसका विक्टिम कौन होता है,
एक पुल बनाया जाता है उस क्षेत्र की जनता के लिए या उस भूभाग की जनता के सुगम आवागमन के जो है ना ट्रांसपोर्टेशन, तो वो जैसे ही वो पुल टूटता है, एक समाज में उस क्षेत्र के लोगों में एक आक्रोश, इंजीनियर की ये कारगुजारी है, उसने जो है ना ठीक तरह से डिजाइन नहीं किया और ठीक तरह से उसको बनाया नहीं, तो ठेकेदार और इंजीनियर, क्योंकि दोनों हैंड एंड ग्लोव रहते हैं, दोनों मिल के ही जो है ना इस भ्रष्टाचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, तो वो जनता का शिकार तो जो है वो इंजीनियर बनता है, मगर इसका असली जो कल्प्रिट है, जो अपराधी है, वो राजनेता है, जिसने अपना सबसे बड़ा कमीशन जो है ना ठेके देते वक्त ही ठेकेदार से नेगोशिएट कर लिया था। इसी तरह से हर प्रोफेशन में, जैसे मैं खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी समस्याओं का अच्छी तरह से वो मेरी जानकारी के अंदर है कि उन्हें भी जो है एक निश्चित अपने अपॉइंटमेंट के लिए एक निश्चित रकम, एक निश्चित, जिसे मैं कहता हूँ क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए कि कमीशन उनको अपॉइंटिंग अथॉरिटी को देना पड़ता है, और हर चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहता है उसके पास में ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट हो। क्लाइंट दो तरह से जो है ना उसको शोषित करता है, एक तो फीस के मामले में, और दूसरा कि सर मैं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको अपना रिटर्न तो बना रहा हूँ, मगर आप ये जो फालतू के आप ऑब्जेक्शन उठाते हो और अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो है ना आप ये ऑब्जेक्शन डाल देते हो, ऐसा आप कुछ नहीं कर, आपको बिल्कुल क्लीन मेरे को ऑडिट रिपोर्ट देने पड़ेंगे। आप बताइए, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जिसका काम जो है ना ऑडिट करना है, अगर वो ऑडिटर ही जो क्लाइंट की गलती है, उसकी जो ब्लैक मनी जनरेट करने की जो मशीन है, उसके ऊपर वो अगर हाथ डाल देगा तो उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हर प्रोफेशन के साथ में जुड़ी हुई हैं, और इस कारण से हमारे समाज में बहुत डीप रूटेड जो है ना एक डिवीजन बन गया है। सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि ब्लैक मनी को कम से कम किया जाए, और इस तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको उजागर किया जाए। हमेशा जो है ना एक खबर बनती है कि फलाना जगह इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने या इनकम टैक्स ने या पुलिस ने या एनआईए ने यहाँ पे ये छापा मारा और उनको ये सीजर मिला। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, अखबारों में, अपने न्यूज में ये बड़ी चर्चा का विषय था कि कुछ राजनेताओं में के घर से नोटों के पहाड़ में, करेंसी के 50 करोड़ 100 करोड़ ऐसे जो है ना आपको जो है ना अनअकाउंटेड मनी, यानी करेंसी जिसे कहते हैं, वो मिली है कहां से? उन्होंने कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट किया ना उसको, तभी तो इतना बड़ा नोटों का जिसे कहते हैं कि डिपॉजिट उनके घर पे हुआ। उसके साथ साथ जो है ना उनकी नाम पे जो है या उनके रिश्तेदारों के नाम पर, उनके संबंधियों के मित्रों के नाम पर अनगिनत करोड़ों की हाउस, लैंड, इस तरह की जो है ना फिक्स्ड एसेट्स जो है ना ये मिली। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर जगह जो है ना इस तरह के हर आदमी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पूरा हमारा लीडरशिप ही भ्रष्ट है, मगर कहीं कहीं पे ये प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा है, कहीं पे कम है। तो जब हम एक सामूहिक मंच का, जब हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी ओपिनियन बनाने के लिए, तो आम जनता के पास उन तक जो है इनके कारणों का, कि अगर कहीं पे कोई गलत प्रथा चालू है, वो क्यों चालू है और वो किस तरह से बंद की जा सकती है, और इसमें क्या अधिकारी वर्ग या नेता वर्ग, हमारे लीडर्स इन्वॉल्व हैं, इसका पर्दाफाश
इसका एक्सपोजर होना जरूरी है। और ये एक्सपोजर जो है, मैं नहीं चाहता कि आपके सामने कोई, मैं पुलिस वाले को बुला के या सीआईडी वाले को बुला के या इकोनॉमिक ऑफेंस वाले को बुला के करूं, क्योंकि उनके पास तो जानकारी बस जहां पर उन्होंने छापा मारा है उसकी है। मगर अगर ये समाज में अलग अलग स्थानों पे जो है ना इस तरह की एक के बाद एक प्रोफेशन का अगर व्यक्ति जो है ना अगर इस बात को आगे बढ़ाएगा तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसकी व्यापकता कितनी है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात तो करें, मगर इसकी व्यापकता कितनी है, कहीं ये ज्यादा तो प्रसारित नहीं किया रहा या अंडर रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही। तो निरपेक्ष प्रयास का मतलब यही है कि इसके एक उस पहलू को सामने रखा जाए कि जिसके कारण ये है, और उन पहलुओं को अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा और उनके ऊपर अगर अंकुश लगाया जाएगा तो ये भ्रष्टाचार रहित एक समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। यही हमारे जो YouTube चैनल का उद्देश्य था, उद्देश्य है और उद्देश्य रहेगा। मैंने आपसे पिछले सत्र में भी आपसे इसकी चर्चा करी थी कि हम एक थिंक टैंक को बनाना चाहते हैं। अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में थिंक टैंक का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये बड़ी गहराई के साथ में जाकर किसी भी एक समस्या को या भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपना एक पूर्वानुमान, एक फोरकास्ट जो है ना वो बनाते हैं। और सरकार उनकी सलाह इसलिए लेती है क्योंकि योजनाएं हमेशा भविष्य के लिए बनती हैं। फ्यूचर में हमारी रणनीति क्या होगी, यानी आर्थिक विकास की रणनीति क्या होगी, हमारी सैन्य क्षमताओं की रणनीति क्या होगी, हमारी राजनीतिक व्यवस्था की रणनीति क्या होगी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स, इस तरह के अनेक विषय हैं जिनके ऊपर ये थिंक टैंक जो अपना जो है एक गाइडेंस रिपोर्ट जो है ना एक अपने शासक वर्ग को, अपने गवर्नमेंट को जो है वो देते हैं और उसके आधार पर गवर्नमेंट जो है अपनी नीतियां बनाने में उनकी सहायता लेती है। यहाँ भी इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इंडिया में थिंक टैंक नहीं है, कई थिंक टैंक हैं और वो अपने अपने तरह से, ज्यादातर मुझको जहां तक जानकारी है कि हर राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना थिंक टैंक बनाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी का अपना एक थिंक टैंक होगा जो कैसे बीजेपी अपने शासन को और अधिक लंबे समय तक प्रजातंत्र में चुनाव के जरिए शासन के लिए पर्याप्त बहुमत जुटाएगी, इसकी रणनीति बनाने के लिए उनके थिंक टैंकों का उपयोग होता है। यहाँ हम जो थिंक टैंक बनाने का जो विचार सामने रख रहे हैं वो अलग अलग समूहों का, जैसे कोई पर्यावरण की हमारी समस्या है और गवर्नमेंट उसमें नेचुरली गवर्नमेंट को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं वो चिंतित करने वाली है, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या ग्लोबल वार्मिंग हो या हमारी नदियों के प्रदूषण की समस्या हो। वो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रहे या कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सबके लिए समस्या पहले भी थी और आज भी है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे देश में जो ग्रीन कवर है या जंगल जो है इनका घनत्व घटता जा रहा है, इनका एरिया घटता जा रहा है, ये ट्रेंड लगातार जारी है। अब एक तरफ जंगल काटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ना हम जंगलों में जो है ना प्लांटेशन के कार्यक्रम बना रहे हैं। एक तरफ जो है हम इंडस्ट्री को पोल्यूशन फ्री करने की जो है ना कवायद कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ इंडस्ट्री जो है ना नदियों को अपना एफ्लुएंट अनट्रीट करके जो है ना उसको कंटेमिनेट कर रही है, उस वाटर फ्लो को जो है ना कंटेमिनेट कर रहे हैं। और एक तरफ जो है ना गवर्नमेंट जो है ना इस ओर प्रयासरत है कि किसी तरह से जो है ना
नदियों को साफ किया जाए। अब ये गंगा नदी में ये एक समस्या बड़ी विचित्र टाइप की समस्या है कि दिल्ली में सबसे अधिक पॉल्यूशन जो है ना वहाँ की इंडस्ट्री और वहाँ की अनट्रीटेड जो सीवेज है वो यमुना में डाला जाता है, जबकि इंडस्ट्री के ऊपर ये कंपल्शन है कि वो अपना सीवेज जो है या एफ्लुएंट जो है वो यमुना नदी में नहीं डालेंगे। यही समस्या कानपुर में है। अब ऐसी इंडस्ट्रीज, मान लीजिए कि कानपुर की जो है ना एक लेदर की इंडस्ट्री है, उन्होंने जो है ना अपने लेदर को ट्रीट करने के लिए तरह तरह के केमिकलों का यूज करके गंगा नदी में जो है उसका बहाव कर दिया और गंगा नदी हमारी पॉल्यूट हो गई। अब आप सोचिए कि वो इंडस्ट्री ने तो प्रॉफिट कमा लिया, उसके मालिकों ने तो जो है ना ट्रीटमेंट प्लांट ना लगा के अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दिया, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर लिया, उन्होंने जो है ना प्रॉफिट भी कमा लिया और जो गंगा नदी की सफाई का जो काम है उसका जो खर्चा है वो हम जैसे टैक्स पेयर जो है ना उसको भुगत रहे हैं। क्या ये उचित है? क्या टैक्स पेयर की गाड़ी पैसे की कमाई का जो आप टैक्स लेते हो उससे किसी एक आदमी को या एक इंडस्ट्री को फायदा देने के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए? क्यों नहीं उस इंडस्ट्री के ऊपर सामूहिक रूप से जुर्माना लगा के उनसे उन्होंने जो गंगा नदी को जो है प्रदूषित किया है उसका खर्चा पूरा उनसे वसूला जाए। तो इस तरह की जो है एक सामाजिक चेतना, जब तक ये अवेयरनेस ही कि ऐसा हमारे साथ में हो रहा है, तब तक जो है इसकी कोई रेमेडी, इसकी कोई कारगर उपाय क्या बन सकता है? तो थिंक टैंक बनाने का मतलब यही है कि अगर हम एक आम आदमी का मत सामने अगर लें, क्योंकि उस गांव वाले को पता है कि कहाँ का एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस नदी में या इस नाले में आके मिल रहा है और ये नाला आगे जाके किस नदी में मिलता है, तब तो जो है ना शासन तक उस चीज की जानकारी पहुंचाई जा सकती है। नहीं तो शासन के स्तर पर या स्थानीय प्रशासन के स्तर पर मालूम ही नहीं पड़ता कि ये नाला कहाँ से पॉल्यूट हो रहा है और कितना पॉल्यूट हो रहा है और इसका प्रभाव जो है आगे जाके डाउन स्ट्रीम जो है जो नदी है वहां तक जो है ना इसका कितना जो है ना खतरनाक जो है ना इसका असर होगा। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब तक हम एक आम आदमी को भी इस प्लेटफॉर्म में शामिल, यानी वो भी हमारे थिंक टैंक का हिस्सा रहेगा। हमने जो कल्पना करी है, हमने जो अपनी महत्वाकांक्षा इसके जरिए आपके सामने रखी है कि कोई भी आदमी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, विद्यार्थी हो, टीचर हो, किसी भी तरह का अगर उसका कोई मत है, अगर वो कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है मीनिंगफुली, कंस्ट्रक्टिवली, तो हम उसको एक निरपेक्ष भाव से, किसी विचारधारा से प्रभावित हुए बगैर हम शासन को इनपुट दे सकते हैं कि यहाँ पे ये हो रहा है, इसको आप ठीक करिए, एक समय अवधि में इसको ठीक करिए, अन्यथा ये चीजें जो है एक विस्फोटक रूप, इसका एक्सप्लोसिव परिणाम होगा और इसका जो खामियाजा है, क्योंकि हमारे आपको सूचित करने के बावजूद अगर आप इसका कोई समाधान नहीं निकालते हैं या इसका तुरंत इसकी रेमेडियल कार्यवाही नहीं करते हैं, तो हम ये मानेंगे कि आपका भी इसमें कोई हाथ था, आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट उस इंडस्ट्री में था जो वो पोल्यूशन कर रहे थे। तो इसकी जिम्मेदारी से आपको बरी नहीं किया जाएगा। जनता आपसे इस मामले में जवाबदेह आपको बनाएगी। वहां के उस क्षेत्र के जो भी विधायक हैं या एमपी हैं, जो भी लीडर हैं, उनको जो है ना आगाह किया जाएगा कि ये आपकी लापरवाही है, आपके प्रशासन की लापरवाही है, इसके कारण से जो है ना इस क्षेत्र की जनता को ये परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा उद्देश्य और निरपेक्ष प्रयास में जो
एक थिंक टैंक का जो एक अवधारणा है वो आपके YouTube के चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा इसका बेस हो, यानी कि जैसे एक प्रदेश में नहीं, अगर हो सके तो पूरे भारतवर्ष का, पूरे भारत देश का एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहां पे चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे कर्नाटक का हो या उड़ीसा का हो, जैसे आज जोशीमठ की समस्या सामने आ रही है, और भी बहुत सारे जो है ना क्षेत्रीय समस्याएं हैं, वो वहाँ के क्षेत्रीय समस्याओं को वहाँ के क्षेत्रीय लोग, वहाँ की जनता जो है ज्यादा अच्छी तरह से उजागर कर सकती है और उसका जो है ना कारणों का, उसका जो है ज्यादा अच्छी तरह से उसकी विवेचना कर सकती है। तो ये तो जो है इसकी एक रूपरेखा हुई। भविष्य में भी हम इन ज्वलंत राजनीतिक, सामाजिक और जलवायु से संबंधित या किसी भी दूसरे पहलू से संबंधित जो थिंक टैंक का जो एक अवधारणा है उसको सामूहिक रूप को एक कार्य रूप देने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ एक अर्थशास्त्र की जो एक चैनल हमने निरपेक्ष प्रयास के बाद में चालू करी थी, उसमें जो है ना जो आर्थिक विषय है उसके ऊपर जो है अब एक उसको एक्सक्लूसिव रूप दिया जाएगा और निरपेक्ष प्रयास को अलग रूप दिया जाएगा। आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक विकास की समस्याओं से, मौद्रिक समस्याओं से, जो फॉरेन ट्रेड या इकोनॉमी को डायरेक्ट रूप से जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनका विश्लेषण अलग किया जाएगा और अदर देन इकोनॉमिक अफेयर्स वो निरपेक्ष प्रयास में किए जाएंगे। तो ये मैंने आपके सामने भविष्य की एक रूपरेखा सामने रखी है। तो अगर आपका इसमें कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पहलू कहीं कोई छूट रहे हैं तो कृपया, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर टाइप की जो है ना व्यवस्था भी हम इसकी करेंगे, मगर आप YouTube में जो है ना कमेंट्स के जरिए अपने मतों को तुरंत हमको सूचित कर सकते हैं। और ये एक बार मैं फिर से आपको जो है ना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये चैनल जो है चटपटी और जिसे कहते हैं कि चटपटी खबरों का, राजनीतिक और अपराध से जुड़ी हुई खबरों को विश्लेषण करने का माध्यम नहीं है। हम एक गंभीर किस्म की विचारधारा को समर्थित करते हैं, गंभीर विचार विमर्श को हम सामने रखते हैं। इसलिए हमारे श्रोतागण या हमारे दर्शक हो सकता है कुछ कम हो, मगर अगर सभी का सहयोग सम्मिलित रूप से मिला तो निश्चित ही, क्योंकि शुरू में एक या दो लोग ही जो है कारवां को आगे बढ़ाते हैं और बाद में जो है कारवां में लोग जुड़ते आते हैं, एक बड़ा कारवां बन जाता है और एक बड़ा लंबा सफर जो है ना उसमें सहयोगी होने वाले आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस कारवां में आप भी जुड़ने का प्रयास करिए। मेरा विश्वास है आपको आनंद की अनुभूति होगी, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कोई चीज कंट्रीब्यूट करी है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है आपने। अगर आपका एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है तो मैं ये मानता हूं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है और ये विचारों का आदान प्रदान तो एक अथाह समुद्र है, तो उस समुद्र में वो भी बूंद बूंद करके ही बना है। तो अपने कंट्रीब्यूशन को कभी भी कम आंकने की ये भूल मत करें। धन्यवाद।